हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या क्वार्टरली एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो अगर 12th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का एग्ज़ाम में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो एक बार कम से कम इस क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चंस का पैटर्न को जरूर देख लें। इस क्वेश्चंस में आज का जो भी क्लास है, इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस का जो पैटर्न जो रखा गया है, 12th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम है आप लोग का, जो 12th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, उस फाइनल एग्ज़ाम में उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। इस क्वेश्चंस के आधार पर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास आने वाले समय में जो भी फाइनल एग्ज़ाम होगा मैथमेटिक्स 12th क्लास में, उसमें किस टाइप का, किस पैटर्न का क्वेश्चंस आएगा। चलिए, आज का इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का लाभ आप समय पर उठा सकें। ठीक है। और अगर ये वीडियो एकदम लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजना ना भूलें। ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन आप लोग का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए है, बट ये सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम ही नहीं हो सकता, ये फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से देखोगे। सबसे पहले इस पैटर्न को देखिए, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन को भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार नज़र डाल लें और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके रख लें। ठीक है, फिर इसके बाद एक एक करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को बताया जाएगा। ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3, यानी एक सेट है हमारा 1 2 3। ठीक है, उस सेट 1 2 3 में एक रिलेशन को डिफाइन करना है, और वो रिलेशन हमारा दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर आप लोग रिलेशन नहीं पढ़े हो तो रिलेशन का बहुत सारा वीडियो हम अपलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, उस चीज़ को एक बार आप लोग देख करके इसको देखोगे ताकि बेहतर क्लियर होगा। ठीक है, और नहीं प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी अगर हम रिलेशन में अगर आते हैं तो इस सेट वाले क्वेश्चन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक बार आप लोग जो अपलोड किए हुए हैं उसको एक बार जरूर देखोगे तो ध्यान दोगे। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में था 4 ऑप्शन। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या था कि पूछा गया है कि ये जो दिया हुआ रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी का मतलब यहाँ पर है कि या तो फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है, बताना है आपको। तो आप लोग रिलेशन में पढ़े होंगे कि कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है और सिमेट्रिक कब होता है, ये बताया गया होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होता है वो बताया गया होगा। तो ध्यान दो, हम थोड़ा शॉर्ट में इसको हम बताते हैं आप लोग को। किसी भी सेट में जितना सारा एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स, उस एलिमेंट, एक सेट में जितना सारा एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के लिए
सेम एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो हमारा आर में बिलोंग्स करना चाहिए। सेम एलिमेंट सभी के लिए, उस सेट में जितना सारा एलिमेंट है सबके लिए ये चीज़ बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ये चीज़ बिलोंग्स करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी हमारा ये है। सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए कॉमा बी, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है जो आर में हमारा बिलोंग्स कर रहा है, अगर हमारा ए बी का ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग्स कर रहा है तो इसको उल्टा करने से, ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा करने से जो तैयार होगा हमारा एलिमेंट बी कॉमा ए, ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, ट्रांजिटिव कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है, तो ध्यान दोगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी हमारा आर में बिलोंग्स कर रहा है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, ये दोनों बिलोंग्स कर रहा है। ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पर, ये जो दो हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट में फर्स्ट वाला का ये लास्ट एलिमेंट और सेकंड वाले का ये फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस बी और बी को यहाँ से अगर हम लोग हटा देते हैं, हटा देने के बाद जो हमारा बचेगा, क्या बचेगा, ए कॉमा सी, वो बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, यहाँ बिलोंग्स क्या करना चाहिए, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स करना चाहिए। ये यानी देख, फिर से रिपीट करते हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में और बी सी, ऑलरेडी ये दो ठो बिलोंग्स करेगा, पहले से होगा प्रेजेंट, और यहाँ से इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होगा, उसको हटा देंगे, बचेगा ए कॉमा सी, ये भी यहाँ पर बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ऐसा बिलोंग्स कर गया तो उस प्रकार का रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। ए बी बिलोंग्स कर रहा है और उसको उल्टा करके देखेंगे, अगर वो भी बिलोंग्स कर रहा है सभी एलिमेंट्स के लिए, तो उसे हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। और सेट्स में जितना सारा एलिमेंट है सभी के लिए इक्वल वाले का ऑर्डर पेयर जो होगा वो बिलोंग्स कर रहा है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो अब इस सेट में हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहला चीज़, जो सेट जो हमारा दिया हुआ है उसमें कितना एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर यहाँ 1 है तो 1,1 इसमें होना चाहिए, 2,2 इसमें होना चाहिए, 3,3 इसमें होना चाहिए। तो देखिए 1,1 तो है इसमें, 2,2 भी है इसमें और 3,3 भी है इसमें। यानी चलिए क्लियर हो जाता है कि ये जो है हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है फिलहाल। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है हमारा, ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो उसका उल्टा करने से जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए। तो इन सबको उल्टा करेंगे तो सेम रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। अब यहाँ 1 2 है, 1 2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 आएगा। तो 2 1 इसमें कहीं नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है इसमें, मतलब 1 2 इसका एलिमेंट है, बट 2 1 इसमें कहीं भी नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। अब आगे इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, वैसा कोई एलिमेंट हम ढूंढते हैं। अब इसमें और इसमें देखते हैं, लास्ट में 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3 इसमें है प्रेजेंट। अब इस 2 को और इस 2 को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 बचेगा ना, 1 3 इसमें कहीं नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। यानी ये जो रिलेशन है ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव इसमें कहाँ पर था, ऑप्शन हमारा ए में था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रिफ्लेक्सिव, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो ध्यान दोगे सेकंड नंबर क्या था। सेकंड नंबर है हमारा साइन टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और कॉमा में दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, और इसमें लिखा हुआ है इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में समझना पड़ेगा क्या करने बोला है। साइन टेन इनवर्स एक्स
दिया हुआ है, और ये खैर उसका रीजन है, ये उसका कंडीशन है, इसे यहाँ मतलब नहीं है, इसका वैल्यू पूछा गया है। इज इक्वल टू मतलब ये जो है हमारा क्वेश्चन, इज इक्वल टू मतलब ये किसके इक्वल होगा वो बताना है। तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूला में फोकस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कुछ तो ध्यान दोगे। अगर यहाँ पर साइन है और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, बताया गया होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होगे। साइन है और यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स है, मतलब दोनों में से किसी एक जगह इनवर्स होना चाहिए। ऐसा भी चल सकता है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। बस ध्यान में यही रखना है कि दोनों जगह सेम होना चाहिए, दोनों जगह साइन होना चाहिए, या दोनों जगह कॉस होना चाहिए, या दोनों जगह टेन होना चाहिए, या दोनों जगह सेक कॉसेक, कुछ भी होना चाहिए। बस ध्यान में यही रखना है कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ यहाँ जो भी एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, वाई रहेगा तो वाई होगा, मतलब यहाँ जो भी रहेगा वही चीज आएगा। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दोगे, क्या है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर टेन है, तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी मेरा साइन होना चाहिए। अगर यहाँ भी मेरा साइन आ जाता है, यहाँ पर भी साइन आ जाता है, तो साइन और साइन इनवर्स दोनों हट जाएगा, यहाँ जो बचेगा उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम आज आप लोग को बताने वाले हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स को ये टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करेंगे। ये बहुत ही आपका काम आने वाला है, किसी अदर क्वेश्चन के लिए भी काम आने वाला है, सिर्फ इसी में नहीं, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी काम आने वाला है। जनरली यहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं, बस अगर इनवर्स में कोई भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो, जैसे साइन दिया हुआ, तो उसी साइन इनवर्स को हम लोग कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वगैरह में कैसे चेंज करेंगे, या टेन दिया हुआ हो, टेन को किसी अदर में कैसे चेक करेंगे, मतलब किसी एक को किसी अदर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर के लिए या तो फिर किसी अदर के लिए भी। तो ध्यान दोगे। इस चीज को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं थोड़ा सा, सबसे पहले साइन का वैल्यू क्या होता है, तो P बाय एच होता है। कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो B बाय एच होता है। टेन का वैल्यू क्या होता है, तो P बाय बी होता है। ठीक है, सेक का वैल्यू होता है H बाई बी। कॉसेक का वैल्यू होता है H बाई पी, और कॉट का वैल्यू होता है B बाई पी। सबसे पहले ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो है सो आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग चेंज करने वाले हैं, ध्यान दोगे, काफ़ी सिंपल है। इसके लिए एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बाई द पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इन सभी से अगर हम यहां से थीटा का मान निकाल लें, यहां से अगर हम लोग थीटा का मान निकाल लें, तो ये जो साइन है उसके तरफ इनवर्स में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स P बाय एच, ये आ जाएगा। यहां से थीटा का मान अगर हम निकालते हैं तो कॉस इनवर्स B बाय एच, ये आ जाएगा। यहां से थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो टेन इनवर्स P बाई बी। ठीक है, यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा सेक इनवर्स H बाई बी। यहां से थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा कॉसेक इनवर्स H बाई बी। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दोगे, इसमें जितना सारा टर्म आया है सबका LHS क्या है, तो थीटा, सबका LHS थीटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जितना सारा टर्म है ये सभी टर्म आपस में इक्वल होंगे। तो ध्यान दोगे, सभी टर्म आपस में क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। यानी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स P बाय एच इक्वल टू कॉस इनवर्स B बाय एच।
मतलब इस सभी को हम इक्वल लिख सकते हैं एक दूसरे के। फिलहाल हम यहाँ पर साइन और कॉस को इक्वल लिखे हैं। अब ध्यान दोगे, अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, एकदम सिंपल तरीका है। इस साइन इनवर्स p बाय एच को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें b बाय एच चाहिए। बट ये तो दिया हुआ नहीं रहेगा ना, दिया हुआ तो ये रहेगा हमारा, यानी हमें p और h दिया हुआ रहेगा और उसे कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें b और h चाहिए। तो यहाँ से अगर हम b का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब b का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय एच लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यानी सीधे से याद रखना है कि साइन इनवर्स p बाय एच को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर सेम होगा और ये जो b है, कॉस आ गया ना, तो कॉस में आ गया तो यहाँ पर हमारा b होना चाहिए। तो आपको दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम b इक्वल टू क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार b का वैल्यू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर इतना छोटा सा चीज अगर आप लोग को पता है तो इस साइन इनवर्स को हम बहुत ही सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में आप बहुत ही सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस इतना सारा चीज है जिसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, साइन था दिया हुआ, साइन हमें पता था, उसे हमें कॉस में कन्वर्ट करना था। अब सेम इसी प्रकार से अगर इस साइन को कॉस में नहीं कन्वर्ट करके हमें टेन में मान लो कन्वर्ट करना है, सपोज इसी को साइन इनवर्स p बाय एच को अगर हमें टेन में कन्वर्ट करना है, तो टेन इनवर्स का क्या होता है, p बाई बी होता है। क्या होता है, तो p बाई बी होता है। तो अगर ये हमें पता है तो हमें p और h भी पता होगा। तो पता क्या नहीं है, हमें b पता नहीं है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स p बाय अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बस ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास गिवन में क्या क्या है, हमारे पास गिवन में क्या क्या है और किस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमें जाना है। तो साइन को हमें टेन में ले जाना था, तो टेन में ले जाने के लिए हमें p बाई बी चाहिए। तो p बाई बी के लिए p तो p था, वो वही रह गया, और नीचे हमें b चाहिए था, बट यहाँ तो b दिया हुआ नहीं था ना, यहाँ पर p और h दिया हुआ था। तो हमें b का वैल्यू निकाल दिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम, b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट इस रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो यहाँ p और h का कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और जो दिया रहेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे तो टेन इनवर्स में आ जाएगा वो हमारा। अब इस चीज का उल्टा करते हैं, अगर टेन को हमें साइन में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें टेन इनवर्स का होता है p बाई बी। अब सपोज कि इसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है। तो टेन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने के लिए सीधी सी बात, साइन का क्या होता है, तो साइन का p बाई एच होता है। तो हमें तो टेन दिया हुआ है ना, टेन दिया हुआ है मतलब p और b हमें दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, p तो p रहेगा ही, हमें h चाहिए एक्स्ट्रा। तो यहां से h को देखोगे, h का वैल्यू क्या है, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का स्क्वायर का है, h का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका क्या हो जाएगा, यहां से साइन इनवर्स p बाय अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी अगर टेन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है तो ये लाना है। ध्यान में यही रखना है कि किसको किसमें हम कन्वर्ट करने वाले हैं। अब सपोज कर लेते हैं, चलिए हमारे पास सेक दिया हुआ है, सेक इनवर्स h बाय
बी दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है साइन में। किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। इस सेक को साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स, साइन का क्या होता है? तो साइन का पी बाय एच होता है। ठीक है, तो अगर सेक दिया हुआ है तो हमें पहले से क्या क्या पता है? तो एच एंड बी, एच एंड बी। तो एच का वैल्यू तो यहां से देख करके हम लिख लेंगे। पी का वैल्यू यहां दिया हुआ नहीं था, हमें पी चाहिए। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एच। ये पता होना चाहिए। तो बस ध्यान में यही रखना है कि ये बीच वाला का जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको डायरेक्ट इस रूप में कन्वर्ट करना है तो ध्यान में यही रखना है कि पी और एच हमें दिया हुआ है और साइन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कॉस में। तो कॉस का क्या होता है? तो बी बाय एच होता है। तो एच के जगह पर एच रह गया और बी का फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला पुट कर देना है। साइन को हमें टेन में कन्वर्ट करना है तो साइन का पी बाय एच तो दिया हुआ है, टेन का क्या होता है? पी बाय बी होता है। तो इसमें बी नहीं दिया हुआ है, बी को अप्लाई कर दिए हम। अब यहाँ पर टेन इनवर्स पी बाय बी होता है, हमें साइन में जाना है तो साइन का पी बाय एच होता है। तो पी तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें एच दिया हुआ नहीं था तो यहाँ से एच निकालनी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है तो अभी हम क्या बताए थे कि ये जो टेन इनवर्स है, ये जो टेन इनवर्स है इसको किस में कन्वर्ट करना है? इस टेन इनवर्स को, यहाँ साइन है ना, यहाँ हमें साइन लाना है, इस टेन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दोगे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले ये जो x है उसे हम x बाय 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो x बाय 1 लिख सकते हैं। ये साइन टेन इनवर्स x बाय 1। अब ये जो टेन इनवर्स है इसे किस में लाना है? तो साइन में लाना है। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स ले लिए अपने से। तो अब यहाँ पता होना चाहिए कि टेन, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी होता है। टेन का पी बाई बी होता है, यानी ये जो x है वो p है और ये जो 1 है वो b है और हमें किस में ले जाना है? साइन में। तो साइन का क्या होता है? p बाई एच। टेन का p बाई बी और साइन का p बाई एच, मतलब इन दोनों का न्यूमरेटर सेम होता है, दोनों का ऊपर में सेम होता है। तो जब टेन का ऊपर में x था तो साइन के ऊपर में भी यहाँ पर x होगा। ठीक है, और साइन का नीचे क्या होता है? यहाँ पर h होता है। तो हमें यहाँ पर h चाहिए। तो h का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले क्या बताए थे? साइन और साइन इनवर्स रहेगा तो दोनों हट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, यानी क्या आ जाएगा इसका? एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज। तो ये क्वेश्चन तो इसमें एक ही था, बट इतना सारा जो हम प्रॉपर्टी बता दिए ये आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखोगे और अदर क्वेश्चन में भी इसका यूज आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। ये एक डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े होगे तो डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करने आता होगा तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि ये जो 2 है इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 आ जाता है। ये जो 4 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में हम लोग माइनस ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू। इसमें भी वही करेंगे, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6x, और बीच में क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -2, और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर है हमारा एक क्वेश्चन, y इक्वल टू log x, ठीक है, वेयर x ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो dy बाई डी फाइंड करना है, यानी इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं आता होगा तो डिफ्रेंशिएशन को हम बहुत ही बेहतर तरीके से बता के रखे हैं, ठीक है, गारंटी है कि समझ में आएगा। इसलिए डिफ्रेंशिएशन का आप लोग चैप्टर जो भी कंप्लीट किए हैं, टोटल कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, सब हम अपलोड करके रखे हुए हैं, उसको कम से कम एक बार आप लोग जरूर देखोगे, गारंटी है कि समझ में आएगा।
तो अब यहां से y का जो वैल्यू दिया हुआ है ये, अब इसे हम लोग क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ये डी बाई डी एक्स जो हम लोग लिखते हैं ना, ये डी बाई डी एक्स जो लिखते हैं, इसी का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, अब इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो डिफरेंशिएट करने वाले हैं ये हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसमें हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे, बहुत ही बेहतर तरीके से बता के रखे हैं हम। तो लॉग का ये जो फंक्शन होता है वो नीचे आ रहना चाहिए, तो हम यहाँ पर डी लॉग एक्स ले लिए। अब इसी डी लॉग एक्स को हम यहाँ भी ले लिए, डी एक्स। जब ये log x है, जब हम लोग log x को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला था log का, log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो क्या है, इसका आ जाता है 1/x। मतलब log के साथ यहाँ जो फंक्शन रहता है वही डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ log के साथ फंक्शन क्या है, ये log x, तो वो log x यहाँ नीचे आ जाएगा। और यहाँ log के साथ x है तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x इंटू लॉग एक्स। यानी ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या था, कहाँ पर था हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन है हमारा ए नंबर, और 4 का ये ऑप्शन है हमारा सी नंबर। मतलब इसका ए हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें और हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, द रेट ऑफ change of the area of a circle with respect to its radius r at r equal to 5 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल का एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में उसका एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है when r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी उस सर्कल का रेडियस का साइज जब 5 सेंटीमीटर था, उस समय उसका एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े होगे। चलिए एरिया को हम ए मान लेते हैं, तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो एरिया है ना, इसी एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। यानी हमें क्या फाइंड करना है, तो डी ए बाय डी आर फाइंड करना है। ये चीज डी ए बाय डी आर निकालना है। एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बोला जाएगा, तो डी ए बाई डी आर निकालना है। यानी सीधी सी बात है कि इसको रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर हम रेडियस के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं, इधर भी ले लेते हैं डी बाई डी आर, तो यहां से पाई कांस्टेंट है, आगे आ गया। डिफरेंशिएशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, यहां से पाई जो कांस्टेंट है आगे आ गया। डिफरेंशिएशन पढ़े होगे तो पता होगा कि पावर जो है सो आगे आ जाता है
और पावर में 1 कम हो जाता है, माइनस तो 1 आ जाएगा। अब r का वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे। 5 इंटू 2 का 10 हो जाएगा, 10 पाई आ जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो ऊपर में एरिया है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और नीचे रेडियस है तो डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर होगा। अब इसको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल करके नहीं लिखना है, इसी रूप में लिखना है, ताकि यहाँ पर पता चले कि किसका रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6 नंबर। ठीक है, और इसे हम लोग इंटीग्रेट करना है। ऐसे तो इंटीग्रेशन का बहुत सारा वीडियो हम अपलोड करके रखे हैं, और उस इंटीग्रेशन में ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बताया गया होगा, बट इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दोगे। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, तो करना कुछ नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos। ठीक है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin। ये पढ़े होंगे। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos और कॉसेक का होता है 1/sin। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक का स्क्वायर रहेगा तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x है तो x के जहाँ पर थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर x। फिर यहाँ पर 1/sin स्क्वायर x dx। अब अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये भी पढ़े होंगे कि साइन बाय कॉस का 10 होता है, तो स्क्वायर होने के चलते 10 स्क्वायर हो गया। तो अगर इंटीग्रेशन का लेक्चर आप लोग हमारा देखे हो या कहीं से भी इंटीग्रेशन अगर आप लोग पढ़े हो, इतना आप लोग को पता होगा कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है, ये पता होगा। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सेक स्क्वायर का होता है। बट हमारा यहाँ पर क्या आ गया, तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर आ गया, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करना है सेक स्क्वायर में। तो इसके लिए हम 10 क्लास का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये पढ़े हो गए आप। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें इस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। यानी 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 जब हम लिख सकते हैं तो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर x है तो 10 स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर का अभी बता दिए हम 10x होता है। तो यहाँ जो सेक स्क्वायर है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 10x लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर का 10x होता है। और ये भी पढ़े होंगे कि -1 का क्या होता है, तो -1 का x हो जाता है, -1 का x हो जाता है। इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट c लिखा जाता है। यानी ये आ गया हमारा आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन होगा ये भी हमें देख लेना है। तो 6 में का ये आंसर कहाँ पर था, क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसके अनुसार इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये हो गया है कि शायद इसका लिमिट छूट गया है, इसका जो है ना वो लिमिट छूट गया है, इसीलिए इतना प्रॉब्लम हुआ है। तो ध्यान दोगे, ऑप्शन इसका मिस्टेक है, यानी इसका आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दोगे क्वेश्चन में, दी लाइन y = x + 1
ये जो लाइन है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ए टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। पूछा गया है कि ये जो लाइन है ये लाइन इस कर्व का अगर टेंजेंट है तो किस पॉइंट पर वो होगा, कौन सा पॉइंट पर, इस कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए कि ऐसा इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इसको चेक करने का समय कम है, अगर कम टाइम में हमें इसे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे वो भी बताएंगे, बट पहले प्रॉपर्टी में हम लोग जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कर्व है ना, ये इस कर्व का पहले हम लोग टेंजेंट फाइंड करते हैं इसका, तो ध्यान दोगे। गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये दिया हुआ कर्व है हमारा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहां चेन रूल अप्लाई करोगे, फोर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा तो 2y, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 4। अब यहां से अगर हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 4/2y, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2/y हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो वीडियो हम अपलोड किए हैं, अगर वो देखे होगे या तो कहीं अदर से भी देखे होगे, तो ये dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, ये बताता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या बताता है ये, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता है। ठीक है, और एक एक्चुअली में एक लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो इसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। तो ध्यान दोगे, गिवन टेंजेंट, गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज आप लोग पता होगा, पढ़े होगे 11th क्लास स्ट्रेट लाइन में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ऐसा लिखा हुआ है कोई लाइन, कोई भी लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप m होता है। यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो उसका स्लोप होता है। तो सेम उसी प्रकार से इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है तो 1 है, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है ना वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है। तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप हमारा x के साथ मल्टीप्लाई जो है वो होगा 1 होगा, और ये लाइन क्या है तो टेंजेंट है, यानी टेंजेंट का स्लोप हमारा 1 आ गया। और यहाँ नीचे यहाँ जो dy बाई डी एक्स आया था वो भी हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, हम लोग एक्चुअली में जानते हैं dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला बता चुके हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है तो dy बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम 1 यहाँ निकाल चुके हैं, और क्वेश्चन में हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2/y आया है। y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो जब y का वैल्यू हमारा 2 आ गया है तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यानी इसका b और c तो आंसर हो नहीं सकता है, यही 1 और 2 d में से, a और d में से कुछ होगा। तो जब y का वैल्यू मेरा 2 आ गया है तो x का मान निकाल लेते हैं, कहीं से निकाल लेते हैं, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। ठीक है, अब अगर हम इसी को लेकर चलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 y का वैल्यू 2 आया है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा, और इंटू में 4x, तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया,
1 2 आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। तो ये तो हम जो भी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अनुसार बताएं। अब इतना समय तो रहेगा नहीं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इतना समय एग्जाम में तो दिया नहीं जाएगा, तो इसको कम समय में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दोगे कैसे सॉल्व करेंगे कम समय में। क्या पढ़े हो आप लोग, ये है एक कर्व, ठीक है, और इस पर एक टेंजेंट है यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो इस कर्व के इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, सपोज इसे हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो ये जो अल्फा बीटा एक ऐसा पॉइंट है जो इस कर्व में भी लाइज कर रहा है और ये टेंजेंट में भी लाइज कर रहा है, मतलब टेंजेंट और कर्व दोनों का इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पर एक 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को बारी बारी से हम इसमें और इसमें पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है। तो ये 1 और 2 को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 + 1 का 2 हो जाएगा और y का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो 2 = 2 आ जाएगा, मतलब ये जो है सो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं कि ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 आ जाएगा, और y का वैल्यू 2 है, यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 = 4, मतलब ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब इसको पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 का 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 = 3, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये नहीं होगा। अब इस 1 को यहाँ पर हम पुट करेंगे, 1 + 1 का 2 हो जाएगा और y का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 = +2 आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर x का वैल्यू -1 यहाँ पर लेंगे तो -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा और y का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 = 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे भी डायरेक्ट हम चेक इसको कर सकते थे, हमारे पास समय बच सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, द नॉर्मल ऑफ द कर्व, ये जो कर्व है y² = 4x पासिंग थ्रू 1 2, यानी इस कर्व में एक नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो यहाँ से पास कर रहा है, यानी इस कर्व के इस पॉइंट पर, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, द नॉर्मल टू द कर्व y = 4x एट ए पॉइंट 1 2, इस कर्व के एक पॉइंट 1 2 पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो या टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो, दोनों कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो dy/dx निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे, गिवन कर्व इज y² = 4x। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी पिछला क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया गया था इसे, सेम यही चीज था। तो यहां से dy/dx सॉल्व करोगे पिछले क्वेश्चन की तरह तो क्या आ जाएगा, 2y आया था, पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो 1 2, यानी y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, तो dy/dx का वैल्यू ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होता है dy/dx × y - y0 प्लस x - x0, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला है। तो dy/dx का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, dy/dx का वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे y, और ये x0 y0 क्या होगा, ये जो पॉइंट जो दिया हुआ है 1 2 ना, वही हमारा x0 y0 होगा, तो y0 का वैल्यू 2 हो जाएगा और x0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करेंगे y - 2 प्लस x - 1 = 0, तो क्या आ जाएगा, y + x - 3 = 0 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंसर इसका क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट x = 0,
x इक्वल टू 0 पर हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे। इस कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ये 2 कांस्टेंट है, 2 पहले से है और यहाँ फिर इसका 2x आ गया। साइन का कॉस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x और इसका 6 cos x। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। बट इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, 4 इंटू 0 का 0 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3 आ गया। और एक चीज़, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 3 आया है, 3 पुट कर दिए, यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है a cos थीटा एंड वाई का वैल्यू दिया हुआ है a sin थीटा, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और इसे डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग डी एक्स बाई डी थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे तो यहाँ से ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -a साइन थीटा। फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट आएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, तो क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। और हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला बताया गया था डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। मतलब डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे तो एक दूसरे से, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया है ए कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आया है, तो माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस बाई साइन का कॉट हो गया और माइनस में आ गया, माइनस कॉट थीटा आ गया इसका वैल्यू, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यानी ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान दोगे, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। मतलब ये जो है सो हमारा इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है। इस इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए एक ऐसे पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है जहां पर x इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, बताया गया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना हो या तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना हो, दोनों के लिए इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो x टू दी पावर 4 है, पावर आगे आ जाएगा और एक माइनस होगा तो 3 हो जाएगा। फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12x टू दी पावर 3 और -4। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है
एक्स इक्वल टू 4, तो हम एक्स के यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सॉरी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू आ गया है 764। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को लेट करेंगे वाई, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कब अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम ढेर सारा प्रॉपर्टीज बता रखे हैं, उस सब वीडियो को देखोगे ताकि आज का क्लास में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका वैल्यू y है तो यहाँ e टू दी पावर y हो जाएगा, और dx बाई इसका वैल्यू आ जाएगा dy, यानी ये आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर y प्लस c हो जाएगा, और y का वैल्यू हम यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, यानी ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बच जाता है इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्वेश्चन तो हम आज कंप्लीट कर दिए हैं। अब सेक्शन सी और सेक्शन डी हमारा बच जाता है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए लाइक करना ना भूलें, और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार का और लेटेस्ट वीडियो का लाभ उठाने के लिए, इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिल जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले क्लास में इसका जो बाकी 2 सेक्शन है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।